हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 10th के मैथ के बुक से, जो कि एनसीईआरटी से है, यूनिट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब कि पूर्णांक को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं। और 21 देखिए 12 है। अब हम 12 को ऐसे बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 12 का। 12 है 2 से 6, 2 या 12, 3 2 या 3, क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 21 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम सार गुणनखंड निकालते हैं। सार गुणनखंड हमारा एचसीएफ होता है। सार गुणनखंड क्या है हमारा। सार गुणनखंड में देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। इन तीनों में क्या हमारा कॉमन क्या है, जो तीनों में मिलता है। कॉमन मतलब क्या होता है, जो हमें अगर हम 3 को लेकर चल रहे हैं, 12, 15 और 21 को लेकर चल रहे हैं, तो इन तीनों में हमें जो मिल जाता है, मतलब कि बाय द वे मान लीजिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में जो इंक्लूड होता है, तीनों में जो पाया जाता है, उसी को हम अलग कर लेते हैं, उसी को हम कॉमन बोलते हैं। तो देखिए 2 तो तीनों में नहीं है, 3 हमारा 3 में भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है। मतलब कि 3 जो है 12 वाले में भी है, 3 हमारा 15 वाले में भी है, और 3 हम 21 वाले में भी है। तो हम 3 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या मतलब 3 ले लेते, उसका सार गुणनखंड हो गया। 3 हमारा सार गुणनखंड हो गया, जो तीनों में पाया जाता है। अब मान लीजिए 2 भी हो जाता तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये हमारा हो गया सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड हो गया, इसलिए HCF इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। सार्वगुणनखंड ही हमारा HCF होता है। ठीक है। अब LCM क्या होगा, LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 और 3 भी ले लेते हैं, लेकिन एक ही 3 लेते हैं, तीनों में से एक ही, इंटू 5 इंटू 7, क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 60, 42, यानी 420 आंसर। एलसीएम भी निकल गया हमारा, एचसीएफ भी निकल गया। तो है ना इजी, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। 17, 23 और 29 देखिए 17, 23 एंड 29 है। अब इसे कैसे बनाएंगे। 17 1 इंटू 17, ऐसे ही होगा ना 17 का अभाज्य गुणनखंड,
23 का हो जाएगा 1 इंटू 23 और 29 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 29 ये होगा। अब इसका सार्वगुणनखंड निकालते हैं। सार्वगुणनखंड इक्वल टू तीनों में क्या क्या है हमें 1 है तो 1 हमारा हो गया सार्वगुणनखंड। इसलिए HCF इक्वल टू क्या हो गया 1 तो LCM क्या हो गया 17 इक्वल टू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई किए तो 11 30 और क्या था 33 और 9 ये हमारा आया मल्टीप्लाई करने पर। ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। और ये रही है हमारे क्वेश्चन नंबर इसी का 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। बुक 8 9 और 25 8 9 and 25 8 is equal to 2 into 2 into 2 9 is equal to 3 into 3 25 is equal to 5 into 5। अब ये थोड़ा अलग है। इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा देखिए। सार्वगुणन क्या होगा यहाँ पे 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं, सब अलग अलग है तो लेकिन 1 तो सब में रहेगा ना तो इसका सार्वगुणनखंड 1 हो जाएगा। तो HCF इक्वल टू 1 और LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24 120 60 और 63 जा 18 1800 आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो है ना इजी। आवाज गुणनखंड द्वारा कैसे हम देखिए अच्छे से देखिए आवाज गुणनखंड द्वारा कैसे हम HCF और LCM निकालते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए। HCF 306,657 इक्वल टू 9 दिया गया है। मतलब कि 2 नंबर दिया हुआ है, 2 पूर्णांक दिया गया है जिसका HCF 9 है और LCM हमें इन लोग का ज्ञात करना है। तो पहले जो जो दिया गया है वो लिखते हैं। दिया गया है क्या क्या दिया गया है। पहले तो नंबर दिया हुआ है n मान लेते हैं। नंबर इक्वल टू n1। n1 क्या दिया है 306 इंटू क्या दिया हुआ है 657। ठीक है। अब क्या दिया गया है इन दोनों का HCF
657 इक्वल टू 9। दोनों का HCF हमारा दिया गया है 9। क्या याद करना है? LCM इक्वल टू पता नहीं। तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? N1 इंटू N2 इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये जानते हैं ना? दो पूर्णांकों का गुणनफल उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो पता है, मैं बताई थी पिछले वीडियो में। देखिए ये होता है, तो हमारा N1 और N2 दिया हुआ है। N1 क्या दिया हुआ है? 306 इंटू 657 इक्वल टू LCM इंटू HCF क्या दिया हुआ है हमारा? 9। LCM क्या हो जाएगा? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा ना। अब इसे कट कीजिए। सत्ताईस और 9 से क्या ये 27 से 3 बचेगा, 9 चौके 36। अब क्या आ जाएगा हमारा? 34 इंटू 657 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा, मल्टीप्लाई कर लिए 22338। ये हमारा आंसर। अब आंसर को देख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। अब करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो थोड़ा थ्योरी है, मैं बनाकर समझा दे रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई प्राकृतिक संख्या तो आप पता है, गिनती की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वो संख्या है 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती है। कैसे? देखिए थ्योरी जान लेते हैं। 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? मतलब 2 इंटू 3 के पावर n लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 होता है 6 के पावर n। तो 6 के पावर n को हम 2 इंटू 3 के पावर n लिख सकते हैं। 6 को हम फैक्टराइज किए और कुछ नहीं, कोष्टक के अंदर 6 को ही किए, गुणनखंड उसका किए। तो 2 इंटू 3 ये हो गया हमारा n, इतना लिख सकते हैं। अब जानिए, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के पावर n के रूप का होता है। अब देखिए ये 9th क्लास में पढ़ोगे ना, 2 इंटू 5 के पावर n, वही चीज़ है। 2 इंटू 5 के दोनों के कोष्ट के पावर n के रूप का होता है, अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए इतना
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब देखिए यहाँ पे तो सामने ही से दिख रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके एक गुणनखंड छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। इसके अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर दो अभाज्य गुणनखंड है। कैसे देखिए यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, ये इंटू में सिर्फ रहता तो हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाता, तो ये एक इंटू में ना आकर प्लस में आ जा रहा है, तो ये हमारा सामने ही दिख रहा है। तो अब थ्योरी में कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि a इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हो, a इक्वल टू, और a इक्वल टू इसे मान लेंगे, b इक्वल टू इसे मान लेंगे। अब इसमें देखिए कॉमन क्या होता है, कॉमन तो हम बताते हैं कॉमन लेते हैं जो दोनों में होता है। यहाँ पे दो चीज़ आ जाती है ना, एक ये पूरा और प्लस के बाद यहाँ पे दो चीज़ आ जाता है, प्लस इधर और प्लस उधर के अंक। अब इन दोनों में से हम 13 को कॉमन कर लेंगे, तो ये 7 इंटू 11 बच जाएगा, और यहाँ से 13 हट गया तो इंटू 1 और प्लस यहाँ से 13 चला गया 1। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम तोड़ कर। अब 13 कॉमन हो गया, तो जब 11 में 7 से मल्टीप्लाई किए 77 आया, और प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा, ये दूसरा पद हो गया। अब हम इसको 13 इंटू 77 और प्लस 1 78 इतना आ गया। अब जस्ट उसी तरह अब यहाँ पर लिखते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। देखिए हम जो बोले थे वो यहाँ पे भी आ गया। हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर बताए थे इसके गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड आ जा रहे हैं। अब जस्ट जितना ये किए हैं ना उसे एक के साथ उसी तरह हम बी के साथ ही पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए +5 आ जा रहा है, तो ये भी हमारा हो गया दो गुणनखंड एक को छोड़कर। जस्ट उसी तरह इससे भी करेंगे, यहाँ पे भी किए बी इक्वल टू इसे मान लिए पूरा। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 5, इतना हो गया, प्लस 1 हो गया। इस सारे को मल्टीप्लाई किए तो 1008 आया और प्लस 1 1009, इसमें मल्टीप्लाई 5 इंटू 1009, वही चीज़ यहाँ लिख दें आंसर। ये बस थ्योरी है, ये आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये रही क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है देखते हैं। ये भी कुछ नहीं है, इसमें बस एलसीएम ज्ञात कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान मतलब एक मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसके मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब एक सोनिया और एक रवि हैं, दो लोग हैं जो इस मैदान को पूरा चक्कर लगाते हैं। जो सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि जो है वो 12 मिनट लेते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों जो दौड़ का रेस कर रहे हैं या चक्कर लगा रहे हैं वो एक समय पर और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। अब दोनों चक्कर लगा रहे हैं, एक का 18 मिनट लग रहा है, एक का 12 मिनट लग रहा है, और दोनों एक ही स्थान से चलना भी प्रारंभ किए और टाइम भी एक ही साथ चल रहे हैं।
तो अब दोनों एक साथ कब मिलेंगे वो देखना है। ठीक है, तो दिया गया है, बताया गया क्वेश्चन से ही कि सोनिया द्वारा लगाए गए मैदान के एक चक्कर 18 मिनट में है। ये तो दिया हुआ क्वेश्चन में कि सोनिया द्वारा 18 मिनट में चक्कर लग रहा है और रवि द्वारा 12 मिनट। तो अब क्या है, अब क्या जो है दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, उसका समय मतलब एक ही स्थान पर मिलेंगे कब, वो देखिए। दोनों का हमें एलसीएम ज्ञात कर देना है और कुछ नहीं। 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड से ही कर लीजिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का चैप्टर है। 2 × 3 × 3 12 का ये हो गया। HCF सारो गुणनखंड निकाल कर 2 × 6। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, इसमें 2 दोनों में है और 3 भी दोनों में है, तो 2 भी आ गया और × 3 HCF हो गया हमारा 6। तो N1 × N2 = LCM × HCF से हम फॉर्मूला ले लेते हैं। LCM = N1 × N2 डिवाइडेड बाई HCF। N1 क्या है हमारा 18, N2 क्या है 12, HCF क्या है 6, 6 × 2 = 12, 36 मिनट, मतलब 36 मिनट के बाद वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए, जिससे आपको हेल्प मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।